चलिए, गुड मॉर्निंग। आप सभी को यूबीसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हो जाएगा 4 पार्ट 1 यानी कि पहला आज क्लास है। ठीक है, तो उत्सर्जन जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं और आप लोगों को बतला देते हैं कि पार्ट 1 चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है कि कंप्लीट हो चुका हुआ है। क्वेश्चन आंसर भी जो है कंप्लीट हो चुका हुआ है। बच गया जो है कि आपका क्या चीज़, तो केवल और केवल बच गया हुआ है श्वासन का एमसी क्वेश्चन करवाना और एमसीक्यू और रिक्त स्थान वो करवाना बच गया हुआ है। ठीक है, केवल वही बच गया हुआ है और आपको जो है कि प्लेलिस्ट जो है कि सबका बना दिया गया है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 है ना, तो प्लेलिस्ट में सब डाला गया हुआ है, प्लेलिस्ट में है सब कुछ। आप जो है कि जाइएगा यूबीसी क्लासेस में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो है कि आप एंट्री कीजिएगा प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में जो है कि आपको मिलेगा बायोलॉजी क्लास 10th ये लिखा हुआ मिलेगा। उस पर क्लिक करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या था, तो उसके बाद है आपका क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर का भी है बायोलॉजी ऑल बायोलॉजी क्लास 10th ऑल क्वेश्चन आंसर, इस तरह से प्लेलिस्ट बनाया गया हुआ है। उसमें जो है कि आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ज़रूर से ज़रूर जो है कि अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो उत्सर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उत्सर्जन का मतलब क्या, उत्सर्जन का मतलब क्या, एक्सक्रीटरी का मतलब क्या, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना। सिंपल तरीके से समझिए, उत्सर्जन का मतलब क्या हो जाता है, निकालना। अब क्या निकालना है ना, सवाल आता है ना, क्या निकाले। तो जैसे कि देखिए, हम लोग पसीना निकालते हैं, मल मूत्र को निकालते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ है उसे निकाल लेते हैं, नहीं निकाल लेते हैं, तो इसको निकालते हैं, इसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब क्या बोलते हैं कि मनुष्य का जो शरीर होता है ना, वो त्वचा से पसीना निकालता है, नहीं निकालता है, बड़ी आंत से अवशिष्ट पदार्थ को निकालने में मदद करता है। तो ये सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग क्या बनाते हैं, डिफिनेशन बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि उत्सर्जन का अगर परिभाषा बनाए तो सिंपल परिभाषा बनाएंगे। जीवो, क्या लिखेंगे, जीवो मतलब हम लोग मनुष्य, यानी जीवो, क्योंकि हम लोग उत्सर्जन किसके बारे में पढ़ेंगे, मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, तो मनुष्य के बारे में परिभाषा बनाएंगे। उत्सर्जन की परिभाषा कैसे बनेगा, तो जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं अब ये उपापचय क्या होता है, सवाल आता है ना कि सर ये उपापचय क्या हो गया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये उपापचय क्या होगा। उपापचय का मतलब होता है कि हम लोग भोजन करते हैं तो पाचन होता है कि नहीं होता है, पाचन हो रहा है और श्वसन हो रहा है हमारे शरीर में, नहीं हो रहा है, पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है, यानी हमारे शरीर में क्या हो रहा है, परिवहन भी हो रहा है। तो इसको बोलते हैं उपापचय क्रियाओं। अब इन सभी क्रियाओं जो हो रही थी हमारे शरीर में, जैसे कि श्वसन, पाचन, परिवहन हो रहा है, तो इन सभी में कुछ अवशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है कि नहीं है, तो उसे निकालना जरूरी है कि नहीं, उसे निकालना जरूरी है। तो जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं का मतलब, अब उपापचय क्रिया मतलब समझ में आ गया ना, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अब फलस्वरूप यानी जो हमारा पाचन हो रहा था, जो श्वसन हो रहा था, उससे जो उत्पन्न हो रही थी अवशिष्ट पदार्थ, तो लिखेंगे जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप
फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ हानिकारक पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ को निकालना या निष्कासन करना, निकालने को उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ को निकालने को उत्सर्जन कहते हैं। अब बोलिए, ये डिफिनेशन समझ में आ गया? तो उत्सर्जन का मतलब ही क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बन रहे हैं, है ना, जो अवशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, उसको क्या करना, अपने शरीर से बाहर निकालना, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब हमारे शरीर में क्या क्या बनता है? तो बनता नहीं है, जैसे कि तो पसीना हम लोग बाहर निकालते हैं, उसके बाद मलमूत्र को बाहर निकालते हैं, तो ये सब क्या है? तो अवशिष्ट पदार्थ ही तो है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये हानिकारक पदार्थ ही तो है। ये नहीं निकालेंगे तो हमारे लिए हानिकारक होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उत्सर्जन का मतलब समझ में आ गया? तो कोई पूछेगा उत्सर्जन क्या होता है? तो उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना, है ना, बाहर निकालना, अपने शरीर से बाहर निकालना। अब आता है क्या पता है? उत्सर्जन पदार्थ। भाई ये उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है? उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है बताइए? तो देखिए, उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है? तो उत्सर्जन पदार्थ में बतला नहीं रहे, जैसे कि पसीना बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, और क्या निकाल रहे हैं? तो CO2 बाहर निकाल दे रहे हैं। ये सब क्या है? उत्सर्जित पदार्थ ही तो है कि नहीं? तो उत्सर्जित पदार्थ किसे कहते हैं या क्या होता है? तो लिखेंगे उत्सर्जन के समय जिस पदार्थ को हम बाहर निकालते हैं उससे उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जित यहाँ लिखिएगा, क्या लिखेंगे? उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। अब बोलिए, समझ में आ गया? तो कोई पूछेगा आपसे कि उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, तो क्या लिखिएगा बोलिए? तो लिखिएगा उत्सर्जित पदार्थ में कि उत्सर्जन के समय जिस पदार्थ को हम बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। अब उत्सर्जित पदार्थ क्या? अब उत्सर्जित पदार्थ समझ में आ गया? कोई बोलेगा तो बोल दीजिएगा। अब आता है एक और आता है उत्सर्जित अंग। अब ये उत्सर्जित अंग क्या होता है? उत्सर्जित अंग अब ये उत्सर्जित अंग क्या होगा? तो लिखेंगे क्या पता है कि उत्सर्जित अंग का मतलब हुआ कि जो अंग इस पदार्थ को, यानी अवशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद कर रहा था, उसी को ना अंग कहेंगे। जैसे कि हमारा नाक है, तो नाक जो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद कर रहा है, तो ये क्या अंग हुआ ना, अंग हो गया। अब हमारा बॉडी आप जो होता है कि
अवशिष्ट पदार्थ को मलाशय तक पहुंचाता है। तो वो भी क्या हुआ हमारा, एक अंग हो गया, नहीं हो गया। तो यानी कि उत्सर्जित पदार्थ को, अंग को या उत्सर्जित पदार्थ को निकालने में जो अंग मदद कर रहा है उसे उत्सर्जित अंग कहेंगे, है ना। तो लिखेंगे वैसा अंग जो, वैसा अंग जो उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने में मदद कर रहा हो उसे उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं, उत्सर्जित अंग कहते, उत्सर्जित अंग कहते हैं। बोलिए इतना डिफिनेशन समझ में आया कि नहीं, बोलिए आ गया। अब आता है क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्सर्जित अंग कौन कौन से होते हैं। उत्सर्जित वह अंग, जो अंग बोल रहे हैं, जो उत्सर्जित अंग है वह अंग क्या निकालता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इतना को समझ लिख लीजिए। चलिए अब लिखते हैं क्या चीज, तो उत्सर्जन अंग, उत्सर्जन अंग एक साइड लिखेंगे, उत्सर्जित अंग, उत्सर्जित अंग, एक साइड लिखेंगे पता है क्या, उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जित पदार्थ। अब ये उत्सर्जित अंग और उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है बताइएगा। तो देखिए उत्सर्जित अंग कौन होगा, फेफड़ा। अब कहिएगा फेफड़ा उत्सर्जित अंग कैसे हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले छोड़ते हैं, फेफड़ा को ऑक्सीजन को लेते हैं, तो क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया, फेफड़ा हो गया उत्सर्जित अंग। और ये क्या निकाल दे रहा है बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बाहर निकाल दे रहा है। ये हो गया उत्सर्जित पदार्थ। अब क्या होता है बताइए, तो अब होता है क्या चीज, तो अब होता है यकृत। क्या होता है यकृत, यकृत बोले तो जिगर, लीवर, इसी को ना कहते हैं। अब कहिए कि यकृत क्या निकालेगा, यकृत तो जो है कि पित्त रस निकालता है ना, वो तो वसा को तोड़ता है। ये क्या निकालेगा, तो ये निकालता है क्या बोलते हैं, अमोनिया को लेगा और उसको यूरिया में बदल देता है, तो यूरिया निकालता है। क्या निकालता है, यूरिया निकालेगा। इधर का चेहरा नहीं आ रहा, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो यकृत जो है कि क्या निकालता है, यूरिया निकालता है। अब यूरिया कैसे निकलता है, तो जैसे कि देखिए हम लोग करते हैं भोजन, क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो भोजन जैसे कि मान लीजिए हम खाए प्रोटीन खाए। अब प्रोटीन को खाए तो प्रोटीन टूटता है तो किस में बदलता है, अमीनो अम्ल में। और अमीनो अम्ल हमारे लिए तो अच्छा न है, अच्छा पदार्थ है, लेकिन खाली अमीनो अम्ल ही निकलेगा, प्रोटीन का तो जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ है वो भी तो निकलेगा ना। तो निकलता है अमोनिया। क्या निकलेगा, अमोनिया। अब अमोनिया को पसंद है, यकृत को पसंद है अमोनिया। अब अमोनिया को बोलाएगा अपने पास और बोला कर क्या करेगा, उसको तुड़ेगा नहीं, मतलब बदल देगा। बदलेगा किसमें पता है, यूरिया में बदल देता है। और यह यूरिया हमारे मूत्र के रास्ते, है ना, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। और ये पता है यूरिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर ये यूरिया अगर आप नहीं निकालिएगा, अगर इस यूरिया को अगर नहीं निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा, तुरंत नहीं मतलब यह बदल जाएगा अमोनिया में फिर से।
यूरिया फिर बदल जाएगा अमोनिया में। यकृत बदल रहा था अमोनिया को यूरिया में, लेकिन फिर अगर नहीं इसको अगर नहीं अगर ज़्यादा देर तक रहेगा तो ये फिर बदलता है अमोनिया में। तो अमोनिया तो हमारे लिए हानिकारक है। तो जब भी पर पेशाब किया जाता है तो क्या होता है कि यह यूरिया तुरंत ही महकता नहीं है, तुरंत ही गंध नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो यूरिया है वो ताज़ा ताज़ा है। 2 से 3 घंटे के बाद वही यूरिया बदल जाता है फिर से किस में? अमोनिया में। वही यूरिया बदल जाता है अमोनिया में। और अमोनिया क्या करता है? दुर्गंध करता है, महकता है, गंध करता है। तो हम लोग नाक झाँप के मुंह झाँप कर जाते हैं। समझ में आया? तो यूरिया बदल जाता है किसमें? अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया फिर बदल जाता है किसमें? यूरिया में। तो ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे किसके बारे में लिखेंगे? त्वचा। क्या लिखेंगे? त्वचा। अब ये त्वचा क्या निकालता है? हमारा त्वचा तो कुछ निकालता नहीं है। निकालता है पसीना। देखते हैं गर्मी में एकदम पसीना खूब निकलता है हमारे शरीर से। तो कौन निकालता है? त्वचा नहीं निकलता है। तो लिखेंगे पसीना। उत्सर्जित पदार्थ क्या हो गया? पसीना। हो गया। अब क्या निकलता है? तो बोलिएगा बड़ियात। क्या बोलिएगा? बड़ियात। अब कहिए बड़ियात में क्या? तो अभी ने पढ़ा है बड़ियात के बारे में कि ये क्या करेगा? यकृत जो एक बड़ियात क्या करेगा? अवशिष्ट पदार्थ को, हानिकारक पदार्थ को कहाँ में पहुंचेगा? मल द्वार में। यानी कि निकलता है मल। क्या निकलता है? मल निकलता है। हो गया। अब आता है सबसे बड़ा भाग, सबसे मुख्य भाग आता है किडनी। किडनी यानी कि बोले तो वृक्क। अरे यही वृक्क ना क्या करता है कि वाटर को क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। मतलब उसको क्या करता है? तोड़ता है ना? तो ये क्या करता है? किडनी हो गया। वृक्क को ही बोलते हैं किडनी। वृक्क को ही बोलते हैं किडनी। और इसी को बोलते हैं गुर्दा। पुर्जा नहीं, गुर्दा। और ये गुर्दा जो है कि क्या करता है? तो यूरिया निकालने में मदद करता है। क्या निकालने में मदद करता है? तो यूरिया निकालने में मदद करता है। यूरिया को मूत्राशय के द्वारा बाहर निकालने में मदद करता है। समझे? मदद करता है। और पता है मनुष्य के शरीर के मुख्य उत्सर्जित अंग, मनुष्य के शरीर के, आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए मनुष्य के शरीर के मुख्य उत्सर्जित अंग कौन सा है? तो बोलिएगा किडनी, वृक्क या गुर्दा, सब इसी का नाम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? मनुष्य के मुख्य उत्सर्जित अंग कौन होता है? तो किडनी। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, आप नीचे लिखिएगा। ठीक है, तो मनुष्य के मुख्य उत्सर्जन क्या हो जाएगा? वृक्क या फिर किडनी या फिर गुर्दा होता है। बोलिए इतना बात समझ में आया? अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछेगा कि मनुष्य के शरीर के मुख्य उत्सर्जित पदार्थ, तो यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए, लिखना होगा मनुष्य के मुख्य उत्सर्जित
पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है बताओ? तो होता है मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया होता है। ठीक है, समझे? एक चार्ट बना देते हैं, उस चार्ट को ध्यान रखिएगा। इस तरह से चार्ट बना देते हैं, देखिए इस तरह से, जैसे कि हम खाए प्रोटीन, यानी मनुष्य खाया प्रोटीन, प्रोटीन खाया, और ये प्रोटीन आगे चलकर किस में बदल गया? अमीनो अम्ल और अमोनिया में। अमोनिया में तो लिखेंगे अमोनिया। ठीक है, अब यह अमोनिया आगे चलकर यकृत के पास जाएगा, और यकृत क्या करेगा? इस अमोनिया को बदल देगा यूरिया में, और यह यूरिया क्या होगा कि मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा, मूत्राशय के द्वारा। मूत्राशय के द्वारा कहाँ निकल गया? बाहर, यानी मूत्राशय में जमा होगा और मूत्र मार्ग के द्वारा, यहाँ लिख सकते हैं मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। और यही यूरिया 2 से 3 घंटे के बाद क्या करेगा? अमोनिया में परिवर्तित हो जाएगा, और ये गंध करेगा, महकेगा। बोलिए, इतना बातें समझ में आ गया है? तो ये तो हो गया जंतुओं के बारे में, जीवों के बारे में। अब भाई पेड़ पौधा भी तो उत्सर्जित करते होंगे ना, उत्सर्जित पदार्थ निकालते होंगे। अब वो भी, अगर वो भी नहीं निकालेंगे तो उनके लिए भी तो हानिकारक होगा ना। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग मल मूत्र को, पसीना को, है ना, ये सारी चीज़ों को, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे लिए तो हानिकारक है। तो पेड़ पौधा भी तो उत्सर्जित पदार्थ निकालता होगा ना, उसके लिए भी तो हानिकारक पदार्थ हो, उसके लिए भी तो हानिकारक होगा ना, तो उसके लिए भी हानिकारक होगा। तो अब पढ़ेंगे किसके बारे में? पेड़ पौधे के उत्सर्जित अंग और पदार्थ कौन से होते हैं और किस विधि द्वारा ये निकालते हैं, ये भी साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। चलिए अब इधर वाला मिटाते हैं। अब हाँ, इधर लिखेंगे। तो कब हेडिंग डालना होगा? पेड़ पौधे के उत्सर्जित, पेड़ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ, पेड़ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ। पेड़ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ। अब क्या क्या होता है उत्सर्जित पदार्थ? तो जैसे कि पेड़ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या होगा बताओ? तो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड और O2 नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। तो इनका उत्सर्जित पदार्थ क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और O2। अब जो है कि किसके द्वारा निकालते हैं बाहर? तो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किसके द्वारा निकालेंगे बाहर? तो पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा। अब पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको बोले थे रंध्र या स्टोमाटा, ये पढ़ाया ना अच्छा से? हाँ, तो उस रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को उसी के द्वारा छोड़ देगा। तो ये तो हो गया दिन का कहानी। रात में क्या होता है? तो उसी रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन को ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, नहीं होगा? तो पूछेगा सवाल में आपसे कि पेड़ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और O2 होते हैं। किसके द्वारा बाहर निकालते हैं? तो पत्तियों के द्वारा। पत्तियों के द्वारा
या पत्तियों में रंध्र के द्वारा, यहाँ लिख सकते हैं पत्तियों में रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकालते हैं। बस हो गया, समझ में आया। अब देखिए, तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड और O2 ही बाहर निकलता है, और कुछ बाहर नहीं निकलता है। निकलता है ना जी, रेनिन निकलता है, गोंद निकलता है, नहीं निकलता है। तो लिखेंगे रेनिन गोंद, तो यहाँ पर लिखेंगे और क्या निकलता है, तो लिखेंगे यहाँ पर रेनिन और गोंद। ये रेनिन और गोंद क्या होता है पता है, तो पुराने जाइलम में, जाइलम का तो अच्छा खासा पढ़ा है, पुराने जाइलम में पाया जाता है। चीर का पेड़ देखे, चीर का पेड़ से रेनिन निकलता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चीर का पेड़, चीर के पेड़ से रेनिन निकलता है। ठीक है, गोंद नहीं, देखिए गोंद जैसे कि आम का पेड़ देखिए, आम से जहाँ से गोंद बहुत सारा लट्ठा नहीं है ना, गोंद निकलता है, और उसको हम लोग ऐसे तूर के ऐसे या फिर ऐसे चिपकाते रहते हैं, है ना। चाहे यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, पीपल का पेड़ हो गया, नहीं वो तो बड़ा पीपल का हो गया, बेल का पेड़, उससे भी बहुत सारा लट्ठा नहीं निकलता है, गोंद निकलता है। तो ये समझ में आ गया। तो गोंद कहाँ होता है, रेनिन कहाँ होता है, तो पुराने जाइलम में पाया जाता है। रेनिन कौन से पेड़ से ज़्यादा निकलता है, तो चीर के पेड़ से रेनिन निकलता है। बोलिए, समझ में आ गया। अब आता है लेटेक्स, क्या आता है, तो लिखेंगे लेटेक्स। ये लेटेक्स किस पेड़ से निकलता है, तो यहाँ पे लिखिए लेटेक्स। ये लेटेक्स जो होता है, तो लेटेक्स के बारे में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, यह पीपल, बरगद देखिए ना, बरगद का पेड़, पीपल का, अब देखिए पीपल के टहनी, चाहे बरगद के टहनी, पाकर के टहनी, और क्या बोलते हैं पपीता तो जो टहनी होता है, और उसको तोड़ते हैं तो वहाँ से दूध नियन उजला निकलता है, कनैल के फूल से फिर निकलता है उजला, वो सब क्या है, तो लेटेक्स है। तो पीपल, बरगद, पाकर, और क्या बोलिए, कनैल, इन सभी से क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है। तो यह पीपल, बरगद, पाकर और कनैल से लेटेक्स निकलता है। बोलिए, इतना समझ में आया है। एक होता है टेनिन, क्या होता है, एक निकलता है टेनिन। अब ये पता है टेनिन किससे निकलेगा, तो वृक्ष के छाल से, वृक्ष के छाल से निकलता है। ठीक है, वृक्ष के छाल से। और पता है वृक्ष के छाल से अंगूर का छाल होता है ना, अंगूर का छाल, यहाँ पे लिखना चाहिए एग्जाम्पल, तो लिख सकती है अंगूर के छाल, अंगूर के छाल वहां से निकलेगा, अखरोट से निकलता है,
ठीक है। तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या हुआ, पेड़ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ समझ में आया। तो ये हो गया उत्सर्जित पदार्थ और ये हो गया क्या चीज, तो उत्सर्जित पदार्थ हो गया। उसके उत्सर्जित पदार्थ कहाँ से निकलता है, वो हो गया इधर, ठीक है। तो आपको पूछेगा आपसे सवाल में कि निम्न में से पेड़ पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है तो कौन कौन है। CO2 हो जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, लेटेक्स हो जाएगा, टेनिन हो जाएगा। क्लियर। चाहे पूछेगा कि रेनिन जो है कि किस पौधे से निकलता है, तो चीरनाव पेड़ से। लेटेक्स तो पीपल, बरगद, काकर, कनैल आदि से निकलता है। टेनिन किससे निकलता है, तो टेनिन वृक्ष के छाल से निकलता है। ये तो क्लियर हो गया। तो पेड़ पौधे के उत्सर्जित अंग पता चल गया ना, ये सब हो जाएगा। क्लियर। आप चाहे तो इस तरह से भी बना के लिख सकते हैं। ये हेडिंग हो गया, इसको थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं। और यहाँ पे इस तरह से जैसे यहाँ पे लिखे थे ना, उत्सर्जित पदार्थ, इधर हो गया उत्सर्जित अंग, इधर हो गया उत्सर्जित पदार्थ, नहीं हो गया तो इधर लिख सकते हैं उत्सर्जित अंग और जाएगा उत्सर्जित पदार्थ। बोलिए समझ में आ गया, ऐसे ही ना होगा। इधर हो गया उत्सर्जित अंग, इधर हो गया उत्सर्जित पदार्थ, हो गया। अब हम इधर लिखवाए थे उत्सर्जित अंग, इधर लिखवाए थे उत्सर्जित पदार्थ, ऐसे ना लिखवाए थे। तो बस इतना ही था, हो तो गया। तो पेड़ पौधा के बारे में इतना ही सवाल जवाब हो सकता है। तो ये पूरा समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के वृक्क, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, है कि नहीं। तो लेकिन कुछ पॉइंट छूट रहा है, उसको भी लिख देते हैं। इसको मिटाइए पहले। पता है कुछ जलीय जीव होते हैं, हम लोग जैसे कि हम लोगों का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो ये अमोनिया है। अमोनिया है कि नहीं। अब अमोनिया जो है, अमोनिया के चाहिए बहुत सारा पानी, पानी बहुत सारा मिलेगा तो अमोनिया निकल जाता है आसानी से, ठीक है। तो कुछ जलीय जीव है ना, यहाँ पे लिखेंगे कुछ जलीय जीव। खाली लिखो ऐसे थे, ऐसे छोड़ो, लिखो सिर्फ जलीय जीव। अब जलीय जीव में क्या आएगा, तो जलीय जीव जो होता है मछली हो गया। और ये मछली पता है क्या निकलता है, मछली में तो उत्सर्जित पदार्थ तो निकलता होगा ना। अभी हम बोले हैं कि अमोनिया के चाहिए बहुत सारा पानी, अब मछली कहाँ पर है, पानी में, तो बहुत सारा पानी मिल रहा है। तो यानी कि यह क्या निकाल सकता है, अमोनिया निकाल देगा डायरेक्ट। हम लोग अमोनिया को यूरिया में निकाल रहे हैं बदल के, लेकिन इसको तो बहुत सारा पानी मिल रहा है, तो ये यूरिया में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट निकालेगा अमोनिया को, डायरेक्ट निकाल देगा अमोनिया को। तो मछली क्या निकालता है, तो अमोनिया को निकालता है। तो मछली का उत्सर्जित पदार्थ या उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया, मछली का उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो मनुष्य के वृक्क के बारे में, ठीक है। ये हो गया इतना कहानी। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देते हैं। हो गया। अब इसको मिटाते हैं। हेडिंग डालेंगे मनुष्य के किडनी या वृक्क। मनुष्य के
वृक्क या किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग रहेगा हमारा किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाइए, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, किडनी के फिगर क्या बोलते हैं, चित्र बना लें, है ना, तब ना किडनी के बारे में पढ़ेंगे क्या। तो किडनी के बारे में चित्र बनाते हैं उसको पहले। ठीक है, ऐसे नहीं होता हमारा किडनी, अंदर से थोड़ा सा धंसा हुआ नहीं होता है। हो गया, इस तरह से बना होगा किडनी, वृक्क इसी तरह से होगा। अब इस वृक्क से क्या निकलता है, तो दो निकलता है नली, इस वृक्क से निकलता है 2 ठो नली निकलता है ना। इस वृक्क से क्या होता है, 2 ठो नली निकलता है ना। और यह 2 नली जो है कि इस तरह से इस तरह से बना होता है ना, क्या है कि नहीं। इस तरह से हमारा जो है कि होता है। तो वृक्क 2 हो गया, नहीं हो गया। अब इसका नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो इसको नामकरण से पहले इसके बाहरी संरचना के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखे, ये हो गया मनुष्य के हृदय कर रहे हैं, मनुष्य के वृक्क यानी किडनी,
नहीं हो गया? इसी तरीके से होता है जी। अब कहिएगा कि ये जो है पाइप जो है यहाँ से कट गया हुआ है, कटा हुआ नहीं है, ठीक है, ये जो है इस पाइप के ऊपर से होकर गया है। तो इमेज पे ऐसे नहीं ना बतलाएंगे, ऐसे इसको काट के थोड़ी ना बतलाएंगे। इसके अंदर से जाए, इसके पीछे से गया होगा तब, चाहे इसके ऊपर से गया होगा तब, है ना। तो इस तरह से होता है हमारा वृक्क। अब वृक्क के रचना के बारे में जान रहे हैं। अभी किसके बारे में जान रहे हैं? तो वृक्क के रचना, कि वृक्क हमारा किस तरह से है, कैसा दिखता है, इसका रंग कैसा होता है, कैसे बना हुआ है, किस आकार का होता है, संरचना के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्या लिखेंगे तो जरा देखिए इस, अब हमारा जो वृक्क है, वृक्क यानी जो हमारा किडनी है वो कहाँ स्थित है? तो पेट के नीचे और पीठ के पीछे यहाँ पर स्थित होता है। तो लिखेंगे, और यह कितनी जोड़ी है बताओ? कई जोड़ी है वृक्क हमारा? कहिएगा 2 जोड़ी, 2 जोड़ी ना कहिएगा, 2 जोड़ी नहीं है, यह 1 जोड़ी है। कई जोड़ी है? 1 जोड़ी है। यानी कहने का मतलब हुआ 2 गो है वृक्क हमारा, कितना है? 2 गो, लेकिन 1 जोड़ी। जब पूछेगा कितना जोड़ी? 1 जोड़ी। और सीधे बोलेगा कितना है किडनी हमारा? 2 गो, ठीक है। तो लिखेंगे मनुष्य में वृक्क 2 होते हैं। जोड़ी बोलेगा तो 1। क्लियर? यह मतलब कौन? वृक्क पेट के नीचे और पीठ के पीछे स्थित होता है। अब इसका आकार, किसका आकार? वृक्क का आकार। इसका आकार कैसा होता है? तो जरा देखो कैसा है। सेम का बीज देखी है, काजू देखी है, ऐसे नहीं होता है काजू, सेम का बीज और काजू का बीज तो एक नोकीला हो जाता है। तो काजू और सेम का बीज देखिए ना, सेम उसी तरह से हमारा किडनी होता है। तो क्या लिखेंगे बोलो? इसका आकार सेम के बीज या काजू की तरह होती है। बोलिए, समझ में आ गया? अब फिर लिखेंगे इसका आकार, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है भूरा और लाल कलर का होता है। तो लिखेंगे इसका रंग लाल एवं भूरे रंग। उसके बाद अब बताओ हमारा ये हृदय जो है कैसा है? ठोस है ना, ठोस भाग में स्थित है कि नहीं है? तो लिखेंगे इसका रंग लाल एवं भूरे रंग का होता है और यह ठोस होता है। बोलिए, ये समझ में आ गया? तो ये किसके बारे में पढ़ रहे थे? तो वृक्क की रचना, संरचना, उसका रंग, रूप, आकार कैसे है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं।
क्लियर हो गया है? चलिए अब इसको देखिए। हो गया? अब देखिए, चलिए तो इधर देखिएगा, स्टार्ट है। तो हाँ, तो इसके बारे में पढ़िए कैसा है। तो रंग इसका लाल एवं भूरे रंग का होता है और ठोस होता है। अब पढ़ेंगे क्या, ये जो हमारा वृक्क है दोनों, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये थोड़ा कैसा दिख रहा है, बाहर के उभरा हुआ अंदर की ओर धंसा हुआ, बाहर के उभरा हुआ अंदर की ओर धंसा हुआ। तो बाहर की ओर उभरा हुआ हम पढ़ाए हुए थे अवतल उत्तल के बारे में। जो बाहर रहेगा उसे उत्तल कहते हैं, अंदर धंसा हुआ उसे क्या कहते हैं, तो अवतल कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो ये बाहर वाला भाग को क्या कहेंगे, उत्तल, अंदर वाला भाग को अवतल, बाहर वाला भाग को उत्तल, अंदर वाला भाग को अवतल। तो लिखेंगे क्या चीज पता है, लिखेंगे इसके बाहरी भाग को, है ना, इसे इसके बाहरी भाग को, इसके बाहरी भाग को उत्तलाकार, उत्तल है उत्तलाकार, और आंतरिक भाग को अवतल है अवतलाकार कार कहते हैं। हो गया, ये समझ में आ गया। अब होता है क्या कि होता क्या है, तो अब इसका नामकरण करेंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, है ना, ये सभी चीज़ें के बारे में लिखेंगे। तो देखिए, इसको बोलते हैं क्या चीज पता है, इसको कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, सीना कहते हैं। अब क्या हुआ कि ब्लड आया किस में, वृक्क में, ब्लड इधर से, इसको धमनी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सीना कहते हैं। अब ब्लड आ गया किस में, तो ब्लड आ गया वृक्क में, किडनी में। अब ब्लड में जो, जैसे कि हम पढ़ाए थे उस दिन कि हृदय क्या करता है, ब्लड को छानता है, यानी ब्लड को शुद्ध करता है। तो ब्लड को शुद्ध करेगा और उसमें से कुछ जो बचा खुचा भाग जो बच जाएगा, मतलब ब्लड में जो अशुद्धियाँ जो बच जाएगी छोटा मोटा, वो क्या करेगा, वो छानेगा कौन, तो किडनी, वृक्क छान देता है, ठीक है, छान देगा। और जो अवशिष्ट पदार्थ होगा, जो हानिकारक पदार्थ होगा, उसको इस नली के द्वारा, क्या बोल रहे हैं, इस नली के माध्यम से, इस नली के रास्ते क्या करेगा, इसको बाहर निकालेगा, ठीक है। तो इस नली को क्या कहेंगे बोलो, इस नली को कहते हैं, ये मूत्र ले जाने वाला नली है ना, तो इस नली को कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी। इन लोग क्या कहेंगे, तो वृक्क कहेंगे। और इन लोग क्या कहेंगे, वृक्क। तो यहाँ लिख लीजिए वृक्क। क्या कहेंगे इसको, वृक्क कहेंगे, नहीं कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे मूत्र आके जमा होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि लगातार हमेशा मूत्र होते रहता है, तो मूत्र कहीं ना कहीं स्टोर होता है, ये मूत्राशय में जमा होता है। आइए, हो गया मूत्र मार्ग। अब इस मूत्र मार्ग के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। और यहीं से निकल गया यूरिया, और यूरिया निकलेगा किससे, अमोनिया। अमोनिया बदला यूरिया में, और यह यूरिया निकल गया जल के द्वारा, किस तरह, तो मूत्र मार्ग के द्वारा। अमोनिया को क्या चाहिए, पानी चाहिए अधिक मात्रा में निकलने के लिए। तो पानी हम लोग पीते हैं, तो पानी पीते हैं तो क्या होगा, वृक्क इसको क्या करेगा, चालेगा, है ना, और चाल कर यूरिया वगैरह जो अवशिष्ट पदार्थ है वो सब को मूत्र के द्वारा, यानी कि मूत्र में क्या जलन हुआ, उस जल के द्वारा
मूत्र के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देता है। समझ में आया? मेरा गला पूरा खसखसा रहा है, पूरा बढ़िया। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इस वृक्क के ऊपर, इस वृक्क के ऊपर क्या होता है, एक पतली झिल्ली होती है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? पहले तो ये लिख लीजिए, क्या लिखना है हमें? वृक्क हाँ, ये लिख लीजिए पहले, वृक्क का वह भाग जहां से शिरा और धमनी प्रवेश करती है, उसे हाइलम कहते हैं। अब बताइए, धमनी और शिरा दोनों इधर घुस रहा है, यानी कि वृक्क में एंट्री कर रहा है, तो धमनी और शिरा वृक्क में एंट्री कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? बोलिए, हाइलम कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइलम। लिखे हैं, वृक्क का वह भाग जहां से धमनी और शिरा प्रवेश कर रहा है, किसमें? वृक्क में, उसे कहते हैं हाइलम। तो धमनी और शिरा वृक्क में प्रवेश कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं हाइलम। तो ये हाइलम कहलाता है। ठीक है, ये हाइलम कहलाता है। ठीक है, जहां से वृक्क और शिरा प्रवेश किया वो कहलाएगा हाइलम। बात खत्म। ठीक है, अब तो क्या बोले हैं कि इस झिल्ली को क्या कहेंगे? तो खाली एक ही ऊपर झिल्ली थोड़ी ना होगा, दोनों किडनी पे होगा, यानी इस पर भी बना होगा झिल्ली। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को कहते हैं, क्या पता है? इस झिल्ली को कहते हैं क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। होता क्या? तो अब लिखेंगे क्या पता है? इसमें लिखेंगे वृक्क पर, क्या लिखेंगे? वृक्क पर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे पेरिटोनियम झिल्ली पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। खत्म हो गया ये। अब क्या होता है, ये ले लीजिए, आपको लेना है तो फोटो। हो गया, ले लिए। चलिए अब इसको मैं डालते हैं ऊपर से। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? वृक्क के आंतरिक भाग को, यानी अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? कोई ना कोई तो नाम होगा ना। तो लिखेंगे वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो वृक्क के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
और वृक्क के आंतरिक भाग को, ये वाला भाग को क्या कहते हैं? तो मेंडुला। मेंडुला कहते हैं। हो गया। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख लीजिए। वृक्क के बाहरी भाग को कोर्टेक्स और आंतरिक भाग को मेंडुला कहते हैं। हो गया। वृक्क के बाहरी भाग को कोर्टेक्स, आंतरिक भाग को मेंडुला कहते हैं। ठीक है। अब पता है वृक्क के अंदर जाइएगा, अंदर से देखिएगा तो शंकु आकार की रचना होती है। शंकु आकार के कुछ रचनाएं पाई जाती है। शंकु आकार के कुछ रचनाएं पाई जाती है, जिसे कहते हैं क्या चीज पता है? तो वृक्क शंकु। देखिए जैसे कि देखिए इस तरह से बना हुआ रहता है। इस तरह से रचनाएं पाई जाती है। इसे कहते हैं क्या चीज पता है? वृक्क शंकु। क्या कहते हैं? वृक्क शंकु। अच्छा से क्या कहते हैं इसे? तो वृक्क शंकु कहते हैं। बस। तो अब इसी को लिख लो। किसके अंदर में है? तो मेंडुले के अंदर में ना है ये। तो लिखेंगे वृक्क के मेंडुला, वृक्क के वृक्क के आंतरिक भाग में मेंडुला के अंदर, वृक्क यानी ये इसके अंदर में है, मेंडुला के अंदर में शंकु आकार की कुछ रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें वृक्क शंकु कहते हैं। बोलिए समझ में आया? आया ये वाला समझ में? चलिए अब वृक्क को और अच्छा से, ये तो ऊपर ऊपर देखे हैं। अब वृक्क को यानी कि किडनी को और अच्छा से देखेंगे। इसके यानी कि इसके और अंदर जाके देखेंगे। और अंदर तो और अंदर कैसे से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? ठीक है, देख सकते हैं। तो जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुंडलित आकार की बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती है। इस रचना को क्या कहते हैं? इस रचना की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो इस रचना की संख्या होती है लगभग 10 लाख। कितना होती है? 10 लाख। इसी को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज लिखेंगे? वृक्क को सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से देखने पर कुंडलित
आकार की कुछ नहीं बहुत सारी लिख सकते हैं, चाहिए कुछ रचनाएं होती है जिनकी संख्या लगभग 10 लाख होती है, इसे ही नेफ्रॉन कहते हो गया। तो यानी कि कह सकते हैं कि बहुत सारा नेफ्रॉन मिला हुआ है तो हमारा वृक्क बना हुआ है, ये ना कहेंगे। जब अंदर देख रहे हैं तो अंदर जाने के बाद हमको मिला है वृक्क संघ के अंदर जा रहे हैं तो और मिल रहा है हमको क्या चीज, नेफ्रॉन। यानी कि 10 लाख, यानी कि इधर 10 लाख इधर 10 लाख, कितना हो गया 20 लाख। एक किडनी में 10 लाख कुंडल आकार की रचना पाई जा रही है, तो दोनों किडनी में 20 लाख, तो 20 लाख क्या बना रही है, कुंडली आकार की रचना है कि नहीं, जिससे क्या कर रहे हैं नेफ्रॉन कह रहे हैं। तो कह सकते हैं कि नेफ्रॉन मिलता है, बहुत सारा नेफ्रॉन मिलने से वृक्क किडनी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इस लिहाजे कह सकते हैं कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कि नहीं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक या रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बोलिए, समझ में आया, पूरा बातें समझ में आ गया। तो ये रहा हमारा संरचना, वृक्क की संरचना क्या है, कैसे, ये सब बतला दिए। अब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बताइए आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, एक एक पॉइंट एक एक बातें समझ में आया है ना, पूरा खत्म हो गया ये, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, पूरा समझ में आ गया, खत्म। तो कल नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।